मैं गौतम टोच हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी का, जो कि सन से लेकर जब अर्थ तक 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूरज से आते वक्त, और वो निर्वात में आती है, यानी कि वैक्यूम में आती है, धरती तक पहुंचती है। को भी मीडियम की ज़रूरत है? नो सर, नो सर क्योंकि ये रेज में आती है। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ वैक्यूम होता है वहाँ जहाँ कोई भी हवा नहीं रहती है, जहाँ की वैक्यूम हवा नहीं रहती है, जहाँ अगर हम चले गए तो हमें सांस नहीं मिलेगा और हम लाइट की वजह से कैसे देख पाते हैं सर? क्योंकि हमारे अंदर जो होते हैं वो होता है लाइट, बस हम इसलिए देख पाते हैं अगर कहीं लाइट टकरा के हमारे आंख में आएगी तभी हम उसको देख सकते हैं, अगर लाइट कहीं से टकराएगी नहीं तो हम उसे नहीं देख सकते। सेल्स होते हैं जो लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारी आंखों में 2 प्रकार के सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल, इनमें से कौन से सेल्स होते हैं जो लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? यहाँ से अगर हम लाइट ले जाएंगे कोई चीज तो लाइट जो होगी वो सररेखी से जो ये वाला गोला बनेगा अंदर, जैसे भी इसकी आकृति होगी उसके साथ बन जाएगी ये, जैसे कि दीवार पर वैसी दीवार पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि ये एक पाइप टाइप की। इससे क्या पता चलेगा आपको? इससे पता चलेगा कि जो प्रकाश होता है वो सररेखा की रास्ते चलता है, यानी सररेखा में प्रवाहित होता है। पर्यावरण जो है वो 2 घटकों का मिश्रण है। इसमें है, एक है जैविक घटक और दूसरे हैं अजैविक घटक। तो बताएं ज़रा, जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक घटक है जो सांस ले सकते हैं, और जैविक घटक है वो जो सांस नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, पत्थर। और सजीवों में सजीव है जैसे मनुष्य, कुछ जानवर पर। ज़रा क्या होता होगा वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण होता क्या है और कैसे कैसे होता है? वायु क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वायु क्या है। वायु जिसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं और जिसमें बहुत सारी गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और वायु प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं जैसे फैक्ट्रियों से निकलता है। उद्योगों से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? सर उद्योगों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। फैक्ट्री का उपयोग कैसे कम होगा? फैक्ट्री, मान लो आपकी ब्लेड बनाने की फैक्ट्री, तो क्या हमें कम ब्लेडें बनानी चाहिए? नो सर, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं बनानी चाहिए, एक ही फैक्ट्री बनानी चाहिए। एक ही फैक्ट्री से अब इतनी जो डिमांड होती है क्या वो पूरी हो पाएगी? यदि हम एक ही फैक्ट्री सेट करेंगे, डिमांड हमारे पास भारत जैसी जो जनसंख्या है, नंबर 1 देश है, तो क्या यहाँ पे हो पाएगी ये पूरी यदि हम एक ही फैक्ट्री रखते हैं? और कोई इसके अलावा? हाँ जी बताइए, अम्लीय वर्षा क्या होती है? सर प्रदूषण को कम करने के 3R कॉन्सेप्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। वस्तु को यूज़ करने के बाद उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। रीयूज, बार बार यूज़ करना है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस क्या करना है हमने? किसको कम करना है हमने? किसका उपयोग कम? सर आपका विषय क्या है? सर मेरा विषय है ऊर्जा संरक्षण। आपने ये विषय क्यों चुना? सर मैंने ये विषय इसलिए चुना ताकि विश्व में जो है ऊर्जा की बचत की जा सके। इसका कोई दूसरा टाइटल भी हो सकता है ऊर्जा संरक्षण का? यस सर। क्या हो? ऊर्जा की बचत। मैं अभिमन्यु गांधी आपके समक्ष जिस विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का प्रयोग कम से कम करना तथा ऊर्जा का संरक्षण करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी में ऊर्जा के सीमित संसाधन हैं और इनका पुनर्निर्माण करने में काफ़ी समय लग जाता है। भविष्य में यदि आप भावी पीढ़ियों को ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा। आप बताएंगे आप ऊर्जा का संरक्षण कैसे कैसे करेंगे? व्हाट आर द स्टेप्स? सर हम ऊर्जा का संरक्षण इस प्रकार करेंगे कि यदि आवश्यकता ना हो तो हम अपने घर के पंखों या किसी भी अदर्स मशीनों के स्विचों को। I read in Government Model Senior Secondary School and my topic is based on cuboid. So definition: 6 faces, 12 edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 edges and 8 vertices. A cuboid
of cuboid is a cuboid in real life is the example of cuboid in real life is an rectangular box. The edges of cuboid are parallel to each other, and the angle formed at the vertices of cuboid are of 90 degree. ठीक है। क्या बताने जा रहे हैं आप इसमें, वो बता दो। जैसे कि हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो उसके 6 फेसेस के एरिया का सम होता है, जिससे हमें फार्मूला मिलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ 2 इंटू लेंथ LV प्लस BH प्लस LH। यदि हम मान लेते हैं कि किसी क्यूबॉइड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो उससे हम फार्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू LV प्लस ये भी थोड़ा आगे लो, हाँ, जो इसमें लिखा है रीडिंग। V प्लस BH प्लस LH, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्त इसकी हम वैल्यू नहीं पुट कर देंगे, बोलते रहो ना, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उनको बोलते रहो। सर 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300। 2 इंटू 200 प्लस 500 प्लस 150 650। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया एरिया है। ओके, और आप इसमें क्या निकाल सकते हैं? और हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं सर। कैसे? जो कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं होता सर, वो उसके बेस एरिया प्लस और हाइट का प्रोडक्ट होता है। यदि हम मान लेते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि इस क्यूबॉइड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इम्प्लाइज लेंथ कितनी है। आपने कहा कि एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि क्यूब जो है आपने कहा कि सेंटीमीटर क्यूब है, घन में है ना। वॉल्यूम इज इन क्यूब आपने कहा, और एरिया इज इन स्क्वायर। इसके पीछे क्या कारण है? स्क्वायर और उसका क्यूब क्यों है? सर क्योंकि इसमें सर 3 वैल्यू से क्या होता है सर, मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ, और वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसमें 3 डायमेंशन आ गई। जब हम तभी हो ना सेंटीमीटर 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 क्यूब हुआ तभी। एरिया में क्यों हुआ? एरिया एक स्क्वायर है, एरिया हम स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। चलो और सर आप क्वेश्चन करो, ऐसे कुछ और। यहाँ करो क्वेश्चन जरा। अच्छा, अब क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड था आपका मेन टॉपिक, क्यूबॉइड था ना आपका मेन टॉपिक। अच्छा, अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि अब जो आपके क्यूबॉइड में जो इसकी डायमेंशंस हैं, जो इसकी मान लो भुजाएं हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, मैं आपको वो 1 मीटर और 1 मीटर ही दे देता हूँ। अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा जरा? 1 मीटर क्यूब। हाँ, तब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अब क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड से क्या बन गया वो? जब तीनों बीमाएं बराबर होगी ना, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होगी। अब क्या बन गया वो? क्यूब। हाँ जी, अब वो क्यूब बन गया, ठीक है ना। अच्छा, और रेक्टेंगल का क्या एरिया है जरा? सर रेक्टेंगल के एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वर्टाइसिस कितने थे इसमें? सर 8 वर्टाइसिस। 8 वर्टाइसिस है। एग्जांपल लेता हूं, कहां है वर्टाइसिस? स्टिक से बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और फेसेस कितने हैं इसकी? सर 6 फेसेस। वेयर आर द फेसेस? टेल मी। 3 4 5 एंड 6। And how many edges are there in a cuboid? सर 12 edges। Where are the edges? Tell me 12. 1 2 3 4 4 5 into 3. 6 7 8 9 10 11 and 12। 12 edges. Okay, sir. ठीक है। Hello everyone, I am Arun I am Srishti। from class 11 and जी सर, ये इसमें सिर्फ दिखाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसके कुछ फॉर्मूलेस लिखे गए हैं और इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो इसमें होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आती है इसमें यहाँ पे सबसे पहले सर पाइथागोरम ट्रेजल्स आती है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें बताया है कि परपेंडिकुलर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें बताया है ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, इसकी जमा करने के बराबर होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्शन, जिसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहा जाता है। जब हम किसी भी
ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, हम ऑब्जर्वर है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ऊपर ऑब्जर्वर है और नीचे ऑब्जेक्ट है तो एंगल ऑफ डिपर्शन बनेगा। ये दोनों हॉरिजेंटल पर लाया करते हैं और एंगल ऑफ डिपर्शन के जो दोनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज व्हील बनाया है, जैसे कि पार्क से हमने इसको प्रेजेंट किया है। पार्क में एक्सरसाइज व्हील होता है तो उसमें हमने फार्मूलाज लगाए, जैसे कि टेंजेंट की पूरी वैल्यू लिखी है इसमें साइन से लेकर के पूरी साइन से लेकर साइन की वैल्यूज़, कॉस की वैल्यूज़, टेंजेंट की वैल्यूज़, कोसिकेंट की वैल्यूज़, सीकेंट की वैल्यूज़ और कोटेंजेंट की सारी वैल्यूज़ लिखी है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाती है उनकी। यहाँ पर पीछे एक वॉल दी है, वॉल में हमने साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट की सारी वैल्यूज़ लिखी है और उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास पेड़ है, किसी भी मान लीजिए आजकल भूकंप त्रासदी होती है, कुछ भी बड़ी त्रासदी होती है तो उसमें बिल्डिंग्स गिर जाती है या कुछ जान माल का खतरा होता है, तो उनमें से कुछ पेड़ बचे होते हैं उनकी लंबाई मापने के लिए। उन पेड़ों पे हम इतनी बड़ी स्केल तो होती ही नहीं है कि जिससे हम पेड़ों की लंबाई माप सकें, तो इसमें हम ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोण लेते हैं, पेड़ के ऊपर से कोण लेते हैं और नीचे बेस की, हमें बेस पता होता है, बेस पता होता है, बेस की हमारे को लंबाई चाहिए पता पहले, और उसके बाद हमें कोण लेते हैं। तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का, मान लो लेज़र लाइट का उपयोग कर सकते हैं हम, इतनी बड़ी रस्सी भी नहीं होगी हमारे पास तो लेज़र लाइट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हम बेस पे खड़े हैं और हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है सर, बेस हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास लेज़र लाइट से हमने 15 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए ये लेज़र लाइट है ना, तो यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर तक ये धागा लगा दिया। यहाँ पर हमने क्लाइनोमीटर डी रख दिया, इससे हमारे पास कोण पता चल रहा है 45 डिग्री। टेंजेंट का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस पता है, परपेंडिकुलर हमारे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस जी पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बेस करण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ना सर। तो हमारे पास करण नहीं है, हमारे पास करण का स्क्वायर हमने मान लो ABC ले लिया, इसको एंगल ले लिया हमने A, B और C एंगल ले लिया। ये लेज़र लाइट है, यहाँ पर ये पेड़ है, पेड़ से यहाँ पर मान ली इसमें भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्शन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से ऊपर लेज़र लाइट लगाएंगे तो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिपर्शन आएगा। तो फिर हमारे पास बेस ये है हमारा बेस की वैल्यूज़ हमारे को, बेस की मतलब लंबाई हमारे को पता है 15 सेंटीमीटर आएगी हमारे पास, और ये ऊपर की तरफ लंब है इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो इसके लिए हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है सर। निकालना है हमें BC अपॉन AB और हमारे पास एंगल मिला है, एंगल जो हमारे को पता है क्लाइनोमीटर से हमने मापा है 45, तो 45 आएगा। BC अपॉन AB तो वो हो जाएगा टेंजेंट, किससे, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो से, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल हमने पढ़ा है, PVH HHP। तो उस वजह से हो जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा हम लिखेंगे नहीं, थीटा हमारे पास वैल्यू पता है हमारे को 45 डिग्री हो जाएगी। BC की वैल्यू पता नहीं है, BC एज इट इज़ लिख देंगे हम। उस पर AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। यहाँ पर देख लीजिए जैसे व्हील में भी इसकी सहायता से हमें टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 ले दिया। तो BC इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब कि बेस और जो इसकी हाइट है ना, तो वो दोनों सेम हो जाएगी, तो इसकी हाइट हमारे को पता चलेगी। अब हम स्केल से इसको पता करेंगे, 1 सेंटीमीटर हमें लेस करना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है सर। बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनकी भी लंबाई, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेस सर, जैसे कि ये है धागा, मान लो इसमें भी वही लेज़र लाइट का कंसेप्ट यूज़ होगा, बिल्डिंग की लंबाई तो हम इतने बड़े स्केल से माप नहीं सकते, तो हमने यहाँ जैसे ले लिया है। इसमें भी सेम फार्मूला, सेम रेगुलेशन जो इसमें यूज़ हुआ है वही होगा।
बेस की लंबाई हमें मापनी है। (22 सेंटीमीटर) और एंगल यहाँ पर हमें क्लाइनोमीटर से मापेंगे। एंगल 45 डिग्री हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, देखिए 22 सेंटीमीटर और थीटा जो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। इसमें भी हम वही सेम, यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ऐसे कोण बनाए, एंगल 45 डिग्री ABC मान लिया हमने। बेस की हमारे को लेंथ बेस हमारे को पता है 22 सेंटीमीटर। निकालनी है हमें बिल्डिंग की हाइट, जो आप पता नहीं है। इसमें सेम होगा फॉर्मूला यूज, टेंजेंट 45 डिग्री का, BC अपॉन AB इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। व्हील की मदद से और पीछे लगी वॉल की मदद से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1 BC का हमारे को वैल्यू निकालनी है, और AB की हमारे को वैल्यू पता है 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 BC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमारे को बिल्डिंग की हाइट पता चल गई 22 सेंटीमीटर। अब हम स्केल से मापेंगे। तो देख लीजिए 22 सेंटीमीटर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन आपका ठीक है। तो वो एंगल बना सर 45 डिग्री का, ठीक है। जो हमारे पास 45 डिग्री का बना ना, तो सर हमारे पास हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सर इसकी परपेंडिकुलर निकालना है सर, इस पेड़ का परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमारे गिवन है, हाइट निकालनी है। हमारे पास बेस गिवन है, तो हम इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला सर लगाएंगे ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी सर, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जो बेस की वैल्यू, जो सर बेस जितना लंबा होगा उतनी सर इसकी वैल्यू होगी। बेस सर हमने अभी पहले ऐसे कैलकुलेट किया था ना सर, तो इसकी वैल्यू थी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 15 सेंटीमीटर सर। सेम एज इट इज सर इसमें भी है, बिल्डिंग की भी है सर। बिल्डिंग की हाइट नहीं मापी जा सकती, उसके लिए सर लेजर लाइट कोई भी चीज़ें मापी जा सकती है, बट टफ है, मापी जा सर। सकती है। ईजी वे से नापने के लिए सर हम यहाँ पर लेजर लाइट से किसी भी बेस सर हमने मान लो यहाँ पर जैसे ले लीजिए। आप मून का एग्जांपल ले सकते हो उसमें। हाँ जी सर, मेजरेबल हाइट है ना। हाँ जी सर। ठीक है। तो सर यहाँ पर हमने D लगा दिया सर क्लाइनोमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है सर। इसमें भी सेम एज tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो tan 45 डिग्री का कैसे लगेगा, क्योंकि बेस हमारे को गिवन है, परपेंडिकुलर हमारे को निकालना है। तो फिर सर tan 45 डिग्री का जो सर हमारे पास बेस है, जितनी बेस की मतलब कैलकुलेशन जितनी भी की हमने 22 सेंटीमीटर किया था, और ये भी हमारा 22 सेंटीमीटर है। यस सर। और यहाँ पर सर जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है सर, डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ नीचे से, जब नीचे मान लो सर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमें ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो फिर ऑब्जेक्ट नीचे से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर से। मान लो सर ऊपर ऑब्जर्वर है, इसी बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर है, मैं खड़ा हूँ और यहाँ से किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो ये सर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, वो नीचे ऑब्जेक्ट है। तो सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दोनों हॉरिजॉन्टल पर लाई करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो सर जो दोनों कोण होंगे वो सर सेम होंगे एज इट इज़, और एंगल ऑफ एलिवेशन में सर अलग होंगे, डिफरेंट। सर हमने ऐसे की, इसमें एक व्हील बनाया है, इसमें सर ट्राइग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ लिखी है हमने। tan की वैल्यू है, कॉसिक को सर सारी वैल्यूज़ लिखी है ये सर। और सर पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें सर करंट का स्क्वायर रूट और बेसिक से सर वो बनाया। जब आप मुझे बताइए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो कि हिंदी में? सही अच्छा, आप ये कैसे बताएंगे कि मान लीजिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी समकोण त्रिभुज पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। परंतु उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट है, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसमें, उस पर बेस्ड है सारा है।
आप कैसे पता लगाएंगे उसमें कि आपके पास मेजरमेंट है उसमें कि भाई ये उस रेक्टेंगल की हाइट है, ये उसका बेस है, और वो ये उसका हाइपोटेन्यूज है, मतलब कारण, आधार और ऊंचाई का। सर आप कैसे पता लगाएंगे? हाँ? कैसे पता लगाएंगे सर? जो एक सर मान लो सर ऑब्जेक्ट तो होगा ना हमारे पास सर, ऑब्जेक्ट में सर ऊपर की तरफ जो होगा सर, ऊपर नहीं, ऊपर तो सब होगी ऊपर उसमें। नहीं सर, मतलब खड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उस खड़े ऑब्जेक्ट की लंबाई जो होगी वो होगा सर, जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होगा वो होगा वहाँ पे परपेंडिकुलर। नॉट द आंसर व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना? सर इसका एक्सपेक्ट क्या करें सर? एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको हाइट का पता होना चाहिए किसी आपके राइट एंगल में, कि भी राइट एंगल में आपकी हाइट क्या होगी, बेस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट कैसे आप करते हैं। ये नहीं है कि जो खड़ा होगा वो हाइट होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। सर मेजरमेंट कैसे करते हैं सर? ट्रायगोनोमेट्री सपोज दिस इज योर डायग्राम, ये आपकी डायग्राम है, ठीक है ना? भी कंफर्टेबल ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, तो कहाँ से आप मेजर करोगे इसकी हाइट है? अब आपका एंगल यहाँ 45 डिग्री है ना, सपोज मैं बोलता हूँ आपका ये आप एंगल चेंज हो गया, ये एंगल नहीं है आपको गिवन, दिस इज द एंगल व्हिच इज गिवन टू यू, देन व्हाट विल यू हाइट, हाउ विल यू मेजर दैट? क्यों? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जो एंगल है जो उसका ऑपोजिट होगा, हाँ, जो दिस इज वो माय होगा, आंसर, वो दैट इज माय आंसर, ठीक है ना? एंगल का जो ऑपोजिट साइड होती है वो उस राइट एंगल की हाइट होती है। इसका एंगल ये है, इस ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये, तब ये हाइट है। अब मैं एंगल मान लो सी वाला दिया होता तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये ए बी है, तब ये इसकी हाइट है। दिस वाज माय क्वेश्चन। ऐसे तो क्यों नहीं कि ये खड़ा है? Good evening, sir. My name is Akshita Thakur. My name is Tanisha Verma. I did in 12th class. My school name is Government Model Senior Secondary School, Andhra. सर हमारा जो ये मॉडल है वो है सीड जर्मिनेशन। सर सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सीड से प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमने डाइकोटिलेडन लिया है, ये वेन है जिसमें कि जो कि डाइकोटिलेडन होता है सर। हाँ जी, 2 कोटिलेडन होते हैं। तो यहाँ पे जब इसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलेगा, इसे ऑक्सीजन मिलेगी और इसे नहीं टेम्परेचर लाइट वाटर टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर तो ये डेवलप होगा। कोई बात नहीं, बीच का सेशन में काट दूंगा, ऐसा नहीं कोई दिक्कत। तो ये फॉर्म होगा रेडिकल में, जो रेडिकल होगी वो हमारे पास रूट में फॉर्मेशन करेगी बाद में। तो उसके बाद सीड कोट होगा जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। इसके 2 सीड कोट होते हैं, टेस्टा और टैगमन। टेस्टा होता है जो एम्ब्रियो जो आउटर होता है और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और ये हार्ड होता है। टैगमन होता है सॉफ्ट।